नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मूल विषय पर आने से पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के दौरे से भारत वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से पहला काम यह करना चाहिए कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन की होनी चाहिए। पहले दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, दूसरे दिन प्रिंट मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। इसमें विदेशी पत्रकारों को भी बुलाया जाए और प्रधानमंत्री अकेले भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, साथ में वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, राजस्व मंत्री हो और खास तौर से विदेश मंत्री हो और तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए। विज्ञान भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। नॉर्वे से यह शुरू हुआ था, एक्चुअली में तो व्हाइट हाउस अमेरिका से शुरू हुआ था, जब अडानी से संबंधित एक सवाल पूछा गया था और एक और सवाल पूछा गया था जिसका जवाब मोदी ने ना देकर ट्रंप ने दिया था। फिर नॉर्वे में पूछा गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक पत्रकार ने पीस टू द कैमरा करते हुए इनडायरेक्ट रूप में यह सवाल पूछा और फिर न्यूजीलैंड में सवाल पूछा। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे कम नहीं होने वाले और एक फैशन सा बन जाएगा कि जहां जाएंगे उनसे ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत जो हुई, जो डांस ड्रामा सब कुछ हुआ, उसको लेकर जो मीडिया में सवाल उठे, तो ये सवाल भी हर जगह उठेंगे। तो जो इंडियन डायस्पोरा के साथ बैठकें होती हैं, सम्मेलन होता है स्टेडियम में, उसके स्वरूप में थोड़ा बदलाव होगा नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आइए अब मूल विषय पे आते हैं। मैंने ये कहा कि विदेशी दौरे के बाद प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए। आपसे सवाल पूछा मैंने, मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। तो होगा क्या? मानसून सत्र से पहले कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला। चंद दिन बचे हैं, आज 13 जुलाई हो गई है। 20 या 21 से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र से पहले क्या लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का जुगाड़ हो जाएगा? राज्यसभा में यह जुगाड़ करीब करीब हो चुका है। 6-7 सांसदों की और जरूरत है, वो इंतजाम हो चुका होगा। लेकिन लोकसभा में बहुत प्रयास हुए, इसके बावजूद 30-35 सांसदों की कमी है। मान लीजिए 2/3 बहुमत का जुगाड़ हो जाता है, तो 2029 का लोकसभा चुनाव का स्वरूप क्या होगा? अगर 2/3 बहुमत का जुगाड़ हो गया, यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार मिल गया एक तरह से, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन 2029 से लागू हो जाएगा क्या? डिलिमिटेशन हो जाएगा क्या? डिलिमिटेशन हो जाएगा तो लोकसभा की और विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी। लोकसभा की सीटें 850 के आसपास हो जाएंगी, जिसमें 250 यानी 1/3 सीटें करीब करीब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें कोटा में कोटा होगा, यानी महिला सीटों में भी जो एससी और एसटी को जो प्रतिनिधित्व मिलता है वो मिलता रहेगा। तो इतना बड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। 2029 में आपके शहर में हो सकता है 1 लोकसभा की जगह 2 लोकसभा सीटें हो जाए। आपके शहर में जो लोकसभा सीट रोटेशन पद्धति से किसी महिला के हाथ के उसमें चली जाए कि महिला ही वहां से खड़ी हो सकती है, महिला आरक्षित सीट हो जाए। आपके इलाके में सीटों की संख्या बढ़ जाए, आपके इलाके में सीट का अनुपात बदल जाए, यानी जहां जाट ज्यादा थे वहां कम हो जाएं, जहां मुसलमान ज्यादा थे वहां इस तरह की कोशिश हो रही है कि लोकसभा की 170 सीटें की डेमोग्राफी चेंज की जाए, जिसमें 69 सीटें ऐसी हैं जहां 1 सीट की जगह 2 सीटें हो जाएं और 101 सीटें ऐसी होंगी जहां 2 की जगह 3 सीट, 1 की जगह 3 सीटें हो जाएं। कुछ इस तरह की व्यवस्था की कोशिश की जा रही है ताकि सब कुछ नया नया सा लगे। आज हम बात करेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन की, जिसके पीपी चौधरी अध्यक्ष हैं। कह रहे हैं कि 99% 2029 से लागू हो सकता है, रिपोर्ट तैयार हो गई है।
7 लाख करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा? जो मैं अखबार में पढ़ रहा हूं उसके हिसाब से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव यानी नगर निगम है, नगर पालिका है, अगर या फिर दूसरा अगर वो नगर पालिका जैसी उससे नगर परिषद है, या फिर ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, तो ये सारे वोट एक साथ पड़ेंगे। यानी आप जाएंगे वोट देने तो हो सकता है आपको 3 ईवीएम सामने आए, हो सकता है 4 ईवीएम सामने आए, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। कहीं सरपंच को भी अलग से चुना जाता है, कहीं नहीं चुना जाता है। तो इतना कंफ्यूजन फैलने वाला है। इसके लिए कितनी बड़ी तादाद में ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, चुनाव कितना लंबा खिंचेगा, 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा बच जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। चुनाव सुधार से सरकारें क्यों डरती हैं? बेसिकली अगर चुनाव सुधार नहीं होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन करा लो या जो करा लो, तमाम जो कुव्यवस्था है, अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो ब्लैकमेलिंग का खेल है, जो पैसा बांटने का खेल है, जो भ्रष्ट तरीके नेता अपनाते हैं, बहुत सारे नेता अपनाते हैं, सब नहीं अपनाते चुनाव जीतने के लिए, उन पर कोई रोक नहीं लग पाएगी। तो होना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों को और क्षेत्रीय पार्टियों को सूचना के दायरे में लाया जाना चाहिए। आरटीआई के दायरे में अगर पार्टियां आती हैं तो उनको पूरा एक एक कुर्सी का, एक एक माला का पूरा हिसाब देना पड़ेगा, उसका बकायदा बिल देना पड़ेगा। जिस बिल की मांग कोई भी सूचना के अधिकार के तहत कर सकेगा, यानी आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो चंदा पार्टियों को मिलता है, अभी 2000 रुपए तक के चंदे पर रसीद नहीं देनी पड़ती। तो आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियां कहती हैं कि हमारा तो गरीब वोटर है, समर्थक है, वो तो कम पैसे देता है, तो कोई चंदा रसीद हमें देनी नहीं पड़ती। तो क्यों ना अभी तक जो व्यवस्था है वो 20,000 रुपए से कम में, माफ कीजिएगा, 20,000 से कम अगर कोई चंदा देता है तो रसीद नहीं देनी पड़ती। इसको घटाकर 2000 कर दिया जाना चाहिए कि 2000 से कम पैसा देगा तो रसीद नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो 2000 रुपए देगा या उससे ज्यादा देगा तो रसीद देनी पड़ेगी। क्या ये व्यवस्था की जा सकती है? इस तरह के बहुत सारे मूल सवाल उठते हैं सूचना के अधिकार को लेकर, जिसको लेकर राष्ट्रीय पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर अब तक सब नकारती रही हैं। फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उसमें सरकार का कोई आईएएस रिटायर्ड होना ही नहीं चाहिए। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए, या समाज से जुड़ा हुआ कोई विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार का दखल शून्य कर देना चाहिए। पार्टियों को जो चंदा मिलता है ये व्यवस्था कर देनी चाहिए कि कोई एक कॉरपोरेट जगत है, वो किसी भी पार्टी को साल में 1 बार या साल में मैक्सिमम 2 बार चंदा दे सकता है, और उसकी लिमिट हो सकती है कि साल में वो 1 बार चंदा देगा, 100 करोड़ से ज्यादा चंदा नहीं देगा या 200 करोड़ से ज्यादा चंदा नहीं देगा किसी एक पार्टी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो फर्स्ट पास द गोल वाला जो सिस्टम है, इसको में भी चेंज लाना चाहिए। 850 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी तो आधी सीटों पर वोटर तय करें कि कौन उनका वो प्रतिनिधित्व करेगा। बाकी सीटों के लिए प्रतिनिधित्व हो जाए कि जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उन वोटों को सीटों में ट्रांसलेट किया जाएगा। क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है? बहुत सारे सवाल उठते हैं। इस पर आगे भी कुछ दिन तक चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।